जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन द टुडेज़ क्लास। आज हम जो इसकी स्टडी करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ लिया है, उसके हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरह किताब में दिए हुए हैं और उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि जितनी भी थ्योरी थी ये चैप्टर नंबर 4 की वो हमने कवर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है उसकी पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चंस और डिस्कशन प्रॉब्लम्स वगैरह सब हम देखते हैं। ये कुछ चैप्टर के एंड में कुछ की टर्म्स दी हुई हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा कि एक्रू क्या होता है, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, और वो किस पेज पर डिस्कस किया हुआ है, वो पेज नंबर भी दिया हुआ है, मटेरियलिटी वगैरह, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह। अच्छा, डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका आगे पूरा डिटेल सोल्यूशन ही मौजूद होता है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये आप कर सकते हैं। उन्होंने दिया हुआ है कि इंटरनेट कंसल्टिंग सर्विसेज है, एक कंपनी है, वो हर महीने अपना अकाउंट एडजस्ट करती है। देखें अब यहाँ पे ना मंथली एडजस्टमेंट दी हुई है। मैंने आपको पढ़ाई है ईयरली समझाने के लिए ताकि समझना आसान होता है, लेकिन ये मंथली है। तो मंथली में भी यही होगा कि मिसाल के तौर पे अगर वो हर मंथली अपना अकाउंट क्लोज करती है और अगर कोई किसी की क्लाइंट की तरफ से वीकली पेमेंट आई हुई है और उस वीक के जो है वो 3 दिन एक महीने में आ रहे हैं और 4 दिन जो है वो अगले महीने में जा रहे हैं, तो हम उसको फिर डिवाइड कर लेंगे। जिस महीने के 3 दिन का जितना रेवेन्यू या एक्सपेंस बनता है वो उस महीने में रिकॉर्ड कर लेंगे और बाकी सारा अगले महीने में ले जाएंगे। तो मंथली में इस तरह होता है, जिससे जैसे बिल्कुल साल में हुआ करता था। अच्छा, उसका जो है वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे दिसंबर 31 का। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द फॉलोइंग पेज ऑन द फॉलोइंग पेज इज़ द कंपनीज ईयर एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2011 का। बेयर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी हैव बीन मेड फॉर द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ 2011। अब देखें वो बता रहा है कि 2011 के पहले 11 महीनों की एडजस्टिंग एंट्रीज हो चुकी हैं, पास हो चुकी हैं, 12वें महीने की नहीं हुई। अच्छा, ये चूँकि अपनी हर महीने अकाउंट क्लोज करता है और एडजस्ट करता है, तो लिहाजा हर महीने करता आ रहा था, तो नवंबर तक तो हो गया था, दिसंबर का भी होना है। ठीक है, एक बता रहा है ना, बट हैव नॉट बीन मेड फॉर दिसंबर के अभी इसने अकाउंट क्लोज नहीं किए। ठीक है, तो लिहाजा वो अब हमारे अब वो हमने क्लोज करना है, वो उसने हमारे पे छोड़ दिया है, वो हमें डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। और देखें यहाँ पे उसने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखें वो डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा में दिया हुआ है ऑन दिसंबर 1 द कंपनी साइंड अ न्यू रेंटल एग्रीमेंट एंड पेड 3 months रेंट इन एडवांस एट अ रेंट 2100 पर मंथ। दिस एडवांस पेमेंट हैज़ बीन डेबिटेड टू द प्रीपेड ऑफिस रेंट। वो बता रहा है कि 1 दिसंबर को कंपनी ने एक साइन किया था न्यू रेंटल एग्रीमेंट 1 दिसंबर को, और उसने पे किया था 3 months का रेंट इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में 3 months का रेंट भी पे कर दिया। किस हिसाब से? 2100 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहे हैं दिस एडवांस पेमेंट वाज डेबिट टू द पे प्री पेड ऑफिस रेंट अकाउंट। वो ये कह रहा है कि इस एडवांस पेमेंट को डेबिट कर दिया गया था प्री पेड ऑफिस रेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, यानी इसको जो रिकॉर्ड किया गया था इस एडवांस पेमेंट को एज अ प्री पेड ऑफिस रेंट लिखा गया था। ठीक है, अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि 1 दिसंबर को जब रेंट पे किया गया है तो कैश क्रेडिट हो गया होगा, ऑब्वियसली प्री पेड ऑफिस रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसने जो 3 महीने का एडवांस रेंट दिया 1 दिसंबर को, वो 3 महीने कौन से हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 2011 का दिसंबर और 2012 के जनवरी और फरवरी। ठीक है, अच्छा ये इस तरह एंट्रीज उसने दी हुई हैं, सारा उसने बताया। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब यह है कि 2011 में हमने 1 महीने का एक्सपेंस बनता है, तो 1 महीने का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि $700 बनता है, और बाकी जो $1400 बनता है वो अगले महीने जाना चाहिए। तो इस महीने का जो $700 है वो हम रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो अब हमने एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट ऑफिस रेंट, यहाँ पे प्रीपेड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट। हाँ जी, वो कितना है उसका बैलेंस ऑफिस रेंट अकाउंट 6300। अच्छा, अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो
$2100 रेंट दिया है ना, वो ऐड अप हो गया है प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट के अंदर। उसमें पहले भी बैलेंस था और 2100 जाके उसमें मजीद ऐड हो गया, ठीक है, तो टोटल 6300 हो गया। अच्छा चलें, द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, अच्छा सॉरी, हाँ जी, ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपायरिंग ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटेड टू बी $50। वो कहता है ड्यूज़ और सब्सक्रिप्शंस ली भी होती हैं, जैसे कोई चैनल की सब्सक्रिप्शन है, कोई जिम खाना है, या कोई जिम क्लब है, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कुछ है इस तरह की कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ली हुई है उसने, जो कि एक्सपायर हो रही हैं दिसंबर में। उनकी अमाउंट कितनी बनती है? $50। एन एस्टिमेट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड वॉज मेड एट December 31st। द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी अनयूज सप्लाईज वाज $450। वो कह रहा है एस्टिमेटेड सप्लाईज हमारे पास इस वक्त मौजूद कितनी है ऑन हैंड 31 दिसंबर तक, उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है सप्लाईज़ की जो हमारे पास अनयूज में बची पड़ी हैं? $450। ठीक है, गोया के $450 का दिसंबर के महीने में ऑफिस सप्लाईज़ का एक्सपेंस बन चुका है। इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ हैज़ बीन एस्टिमेटेड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। एंड इक्विपमेंट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है। कॉस्ट भी नीचे दी हुई होगी, देखें इक्विपमेंट्स की कॉस्ट भी दी हुई होनी चाहिए हमें। इक्विपमेंट्स की कॉस्ट 3600, ठीक है जी, 3600, और उनकी कितनी है? 5 years, ठीक है। तो इस तरह उसने यहाँ पे हमें डाटा दे दिया है 5, 6, 7, 8, 9। अब देखें हमें कहता क्या है इंस्ट्रक्शंस। ये तो थी ना सारी चीज़ें जो गिवन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इनको तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, और आगे उसने दिया हुआ है सोल्यूशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन December 31st। December 31st को अपने एडजस्टिंग एंट्रीज जो पास होनी चाहिए दिसंबर के महीने की, ये अपने माइंड में रखते हुए आपने पास करनी है कि ये हर महीने अपना अकाउंट क्लोज करता है, तो नवंबर तक के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी पास हो चुकी हैं। हमने सिर्फ दिसंबर के महीने के अकाउंट क्लोज करने हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ पे कह रहा है एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पे जो ए इंस्ट्रक्शन है ना, ए, उसमें नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है, ठीक है, जो ऊपर से 1 से लेकर 9 तक यहाँ दी हुई है। हर एक को पढ़ते जाएंगे और आप एडजस्टिंग एंट्री पास करते जाएंगे। हो सकता है किसी एक एडजस्टिंग एंट्री के अंदर जनरल जो यहाँ पे दी हुई है 1 से लेकर 9 तक, किसी एक में हो सकता है कि जनरल एंट्री पास करने की ज़रूरत ना भी हो, ठीक है, उसने वैसे ही एक दे दी हो। तो ज़रा सोच समझ के आपने इसको पढ़ना है। दूसरी बात तो ये कह रहा है डिटरमिन द अमाउंट्स टू बी रिपोर्टेड इन द कंपनीज ईयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। अब वो कह रहा है कि ज़रा ये बताएं कि कंपनी के ईयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, अब देखें जब आप ये जनरल एंट्रीज पास करेंगे ना, तो ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो दिया हुआ है आपको। इन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो टी अकाउंट्स थे हमारे पास, लेजर अकाउंट, उनके बैलेंसेस भी दिए हुए। अब जब आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो उनके आपने इनके सिर्फ आपने काम ये करना है कि टी अकाउंट्स बना लेने और उसमें जो ये आप 9 जनरल एंट्रीज पास करें, जितनी भी पास होंगी, ठीक है, इनके इन सिर्फ अकाउंट्स की, टी अकाउंट्स की जो आप बनाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बनाया सैलरीज एक्सपेंस, यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है 8820 आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज़ बट नॉट पेड दिसंबर, 1700 मजीद आप चार्ज करेंगे तो 1700 इस 8820 के अंदर यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो जो इनके नेट बैलेंसेज होंगे वो कह रहा है वो आपने बताना है कि इनके अंदर इनका नेट बैलेंस कितना होगा, कितनी इनके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इन अकाउंट से कितना बैलेंस जाना चाहिए। तो जारी बात है इनके आप टी अकाउंट बनाएंगे, इनका बैलेंस यहाँ से उठा के इन टी अकाउंट्स में लिख देंगे, इन टी अकाउंट्स में लिख देंगे, और उसके बाद जो आप 9 जनरल एंट्रीज पास करेंगे उनमें से हर एक को पोस्ट कर देंगे इन के टी अकाउंट्स में, ठीक है। सैलरीज़ का सैलरीज़ वाले में कर देंगे। अब जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, चले हम ये देख लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्सपेंस, देखें इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है ना, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस यहाँ भी अकाउंट दिया हुआ है। तो आपने इनकम टैक्स का टी अकाउंट बनाना है और पहले यहाँ से इनकम टैक्स एक्सपेंसेस का 51,000 उसके डेबिट साइड में ले आना है, क्योंकि डेबिट का कॉलम है 51,000, और यहाँ पे जितनी एडजस्टिंग एंट्री बनती है, जो अमाउंट बनती है इनकम टैक्स एक्सपेंस की, वो डेबिट हो रही है, क्रेडिट होगी, जो भी एडजस्टिंग एंट्री की जो हमने पढ़ी थी। तो आप जब पास करेंगे तो आपने फिर उसके टी अकाउंट के अंदर यहाँ पे 51,000 के साथ टी अकाउंट के अंदर लिख देनी है, डेबिट या क्रेडिट साइड पर, जहाँ पर भी एडजस्टिंग एंट्री पास हो रही हो, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका टोटल कर लेना है टी अकाउंट का,
लेजर का, और इस तरह फिर आपने वहाँ पे इनके बैलेंसेस बताने के कितने बैलेंसेस शो होंगे। डिटरमिन द कंपनीज नेट इनकम फॉर द ईयर, डिटरमिन द कंपनीज नेट इनकम, आपने नेट इनकम बतानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, हाँ जी 2011 की आपने बतानी है, सिर्फ दिसंबर 31 दिसंबर, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2011 की आपने बतानी है कि उस की नेट इनकम कितनी है कंपनी की। ठीक है, अच्छा इस बात को ज़रा समझें। वो कह रहा है कंपनीज नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, ये जो कंपनी है ये अपना ईयर क्लोज करती है 31 दिसंबर को, लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज पास करती है हर मंथ के एंड में, यानी अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करती है मंथली, लेकिन क्लोज करती है अपने अकाउंट्स को एनुअली। ठीक है, तो लिहाजा अब पूरे साल की ये आपने बनानी है, क्या बनानी है, पहला आपने इनकम स्टेटमेंट, तभी इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि इनकम कितनी आई है कंपनी की, नेट इनकम कितनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, बल्कि इस किताब में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका। तो रेवेन्यू लिखें शुरू के अंदर, जितने भी रेवेन्यू आए हैं, जिस तरह रेंटल रेवेन्यू अर्नड यहाँ पे लिखा हुआ था ना, रेंटल रेवेन्यू अर्नड, यहाँ पे देख लें कंसल्टिंग फ़ी अर्नड। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो दिया हुआ होगा वो उसके नीचे रिटेन अर्निंग्स लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगी नेट इनकम। लेकिन वो कह रहा है यूज़ द अमाउंट डिटरमिन्ड इन पार्ट बी अबव, इसमें से जो आपने अमाउंट दी हुई है उसको यूज़ करना है आपने। बेसिकली जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ है ना, उनके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करने के बाद आपने नेट इनकम मालूम करनी है। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सवाल है, और इसका देखें यहाँ पे जवाब भी दिया हुआ है सारा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कि आपने इसको नहीं देखना, पहले अपने एंड से कोशिश करें। अपने एंड से पहले कोशिश करेंगे तो आप इस काबिल होंगे सवाल को हल करने की, क्योंकि यहाँ से तो आप देख के ठक करके कर लेंगे, लेकिन पेपर में तो आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा ना सामने, तो आप नहीं कर पाएंगे फिर। तो लिहाजा ये देखें, ये इसने सारा सॉल्व किया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन आपके पास है किताब में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने इसको नहीं देखना और पहले खुद सवाल को हल करना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चूँकि सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आप, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, अपना टेस्ट अगर आपने लेना है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपने क्लास को CR से कीजिएगा, या वो शख्स की जिसको मैंने आपको किताब, वो स्टूडेंट के जिसको मैंने कहा था ना कि किताब ले आया है इसका सोल्यूशन मैनुअल, उससे आप रब्ता कर लें। उससे कहें 4th चैप्टर के शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी पेजेस हैं उसकी फ़ोटो को खींच के आपकी क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलें आगे आते हैं डिस्कशन क्वेश्चन, ये भी आप देख लीजिएगा डिस्कशन। अच्छा, अब ब्रीफ एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं ये ब्रीफ एक्सरसाइज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, इस लिहाज से कि ये आपके ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। जैसे कि ब्रीफ एक्सरसाइज 4.1 जो है उसके अंदर देखें प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर वो बेसिकली ब्रीफ एक्सरसाइज 4.1 में करवाना चाह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है आपको, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा है, इसकी एक्सरसाइज करवाना चाह रहा है। इसके अंदर ए और बी के अंदर सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू की एडजस्टिंग एंट्री है। ठीक है, देखें। अच्छा, पहले मैं आपको ना रिकमेंड करता हूँ कि आप एक काम ये करें कि ब्रीफ एक्सरसाइज पहले कर लें, या सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन पहले कर लें, डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आखिर में करिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आपने आखिर में करना है, पहले आपने ब्रीफ एक्सरसाइज कर लेनी, क्योंकि छोटे छोटे आप सवाल करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, फिर आपको एक बड़ा सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, देखिए नवंबर 1 को उसने बताया हुआ 6 मंथ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है बेलर्स एजेंसी ने, कितनी $3000 की। अब वो कह रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करें अप्रैल 30 नवंबर के हिसाब से, ये एज्यूम करते हुए कि गेट रिकॉर्डेड द नवंबर 1 एक्सपेंडिचर एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कि जब उसने 1 नवंबर को परचेज़ की थी 6 मंथ्स की इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उस वक्त उसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रिकॉर्ड किया था। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या अनअर्न्ड प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हम इसको आपको याद होगा कि हम एज एसिड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसकी आपने पास कर लेनी है, और फिर वो बता रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है इसकी। ठीक है जी, तो ये भी हम दोनों से हमने क्लास में पढ़ी हुई है, तो ये आपने कर लेनी है। इसी तरह आपने प्रीपेड एक्सपेंस अंडर रेवेन्यू, वो एक्सरसाइज है तकरीबन मिलती जुलती, वो आपने करनी है। अकाउंटिंग फॉर सप्लाईज भी हमने पढ़ी थी, यह भी आपने सवाल करना है। ब्रीफ एक्सरसाइज 4.4 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन,
ये भी आपने बिल्कुल, मैंने आपको डेप्रिसिएशन डिटेल से पढ़ाई है, आपने सवाल करना है, ठीक है। ये पहले आप सवाल पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको ना छोटी छोटी हर एक एडजस्टिंग एंट्री की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप जब डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम इजीली। अच्छा, एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। अनअर्न्ड रेवेन्यू भी हमने पढ़ा हुआ है। एक्रूइंग अनपेड सैलरीज भी हमने पढ़ी है, एडजस्टिंग एंट्री। अनपेड इंटरेस्ट भी बिल्कुल हमने पढ़ा है। अनपेड इनकम टैक्सेस भी हमने देखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लास में डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल और रियलाइजेशन, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, और अगर कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी की नहीं समझ में आए तो बेशक इसको छोड़ दीजिएगा। ये बस इसको एक जनरल डिस्कशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये थोड़े से ज़रा बड़े सवाल होते हैं, लेकिन ये आपको ना किताब वाला स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है। एक छोटे छोटे सवाल दे रहा है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर छोटे सवाल, फिर उससे बड़े, और फिर आगे आएंगे प्रॉब्लम्स में लार्ज लेंथी सवाल। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़, ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको पता होनी चाहिए। वो ये बता रहा है कि इसका ताल्लुक किससे है, ये आप कर लीजिएगा, आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अ टाइप ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन कंज्यूमर पे इन एडवांस सर्विस एंड इन फ्यूचर, इनका किससे ताल्लुक है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, ये सिंपल है, बहुत सिंपल सा है, आप चाहें तो हल कर लें। अच्छा, अब ये वो कन्वर्ट एन एसेट इनटू एक्सपेंस एंड कन्वर्ट टू लायबिलिटी रेवेन्यू, ये पहले दो जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उनसे, वो जो हमने पढ़ी थी उनसे ताल्लुक है इनका, इस सवाल का। 4.4 बता रहा है कि कार्निवल कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू एक्सपेंस एंड कन्वर्ट लायबिलिटी, वही पहले दो एडजस्टिंग एंट्री जो है वो आपको अप्लाई करवा रहा है कार्निवल कॉर्पोरेशन पे। ये आपने करनी है, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने पढ़ी हुई हैं, इनको आप करें। नहीं आता तो आप क्लास से किसी भी उस दिन मुझसे टाइम सेट करें, CR से बात करके, और उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं, सवाल को डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। प्रीपेड एडजस्टिंग एंट्रीज टू एक्रू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर विच नो कैश हैज़ बीन रिसीव्ड, हाँ जी, ये भी एडजस्टिंग एंट्री हम पढ़ी है। डेफर्ड रेवेन्यू भी हम पढ़ चुके हैं। प्रिपेयरिंग वेरियस एडजस्टिंग एंट्रीज, अब ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हैं नोट्स पेबल एंड इंटरेस्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रिलेशनशिप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये सब आपने करने हैं। जो छोड़वाना होगा वो मैं क्लियरली आपको बताऊंगा जो छोड़ना है। अच्छा, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज एंड बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, कोई कार्निवल कॉर्पोरेशन। रिपोर्टिंग ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू, अच्छा, उसके बाद उसने, हाँ जी बिल्कुल, ये आप देख लीजिएगा। चलें, ये कर लीजिएगा, दिल चाहे तो कर लें। 4.11 ना भी हो तो चलो खैर है। प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस, हाँ जी, ये ज़रा थोड़ा सा एक ज़बरदस्त सवाल है। एडजस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस, अब आपने ट्रायल बैलेंस से एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे पास करनी, ये देखते हैं। द अनएडजस्टेड एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर द ट्रिंकर कॉर्पोरेशन ऑन December 31, 2011 आर शोन बिलो। वो ट्रिंकर कॉर्पोरेशन है, ट्रायल बैलेंस है ये, ठीक है। उसका अनएडजस्टेड भी दिया हुआ है और एडजस्टेड भी दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दोनों, ठीक है। ये देखें, आप ना बेशक यहाँ से यहाँ तक नीचे एक स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए लगा देता हूँ, एक समझने के लिए इसको ना। चलें, इसको जो है हम लगा देते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये थोड़ा इसको ज़रा हम पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। ये फॉक्सेट रीडर के अंदर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। फॉक्सेट रीडर अगर आप लोग भी कर लेंगे तो ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ये देखें जी, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया ताकि आसान हो जाए समझना, ठीक है कि अनएडजस्टेड क्या है और एडजस्टेड क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि वो कह रहा है कि यहाँ पर उसने आपको वो दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 4.12 के अंदर, वो बता रहा है कि ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, वो क्या कह रहा है। जनरलाइज द 9 एडजस्टिंग एंट्रीज दैट कंपनी मेड ऑन 31 दिसंबर 2011, इस कंपनी का ट्रिंकल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज आपने पास करनी है
द 9 एडजस्टिंग एंट्रीज एट कंपनी बेड। वो कह रहा है कि 31 दिसंबर 2011 को कंपनी ने जो एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं, जनरल एंट्रीज, कौन सी एडजस्टिंग, वो आपने उनको जनरलाइज करना है, यानी उनको लिखना है कि वो क्या 9 जनरल एंट्रीज हैं जो पास की हैं। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे देखें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ठीक है जी, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपने खुद ही करना है सवाल, और बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे देखें कैश का बैलेंस कितना है 35,200, यहाँ भी 35,200। इसका मतलब है कि कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं हुई। जाहिर बात है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पहले बना होगा, उसके अंदर एडजस्टिंग एंट्री पास की गई होंगी, तभी फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया ना उन्होंने यहाँ पे वाला कॉलम। तो अगर अनएडजस्टेड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है, तो इसका मतलब है कि कोई एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं हुई। तो कैश का बैलेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि कोई एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं हुई। ठीक है, अच्छा देखें अब अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कितना डिफरेंस आया। ठीक है, वो आया है 29,120 और 34,000। इसका मतलब यह है कि वो बढ़ गया अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कब बढ़ता है कि जब सेल होती हैं, या रेवेन्यू, जब कोई सर्विसेज दी जाती हैं, जब रेवेन्यू ऑब्वियसली कंपनी ने अर्न किया होगा। तो रेवेन्यू अर्न किया है लेकिन उसके पैसे भी नहीं मिले, अभी मिलने हैं। ठीक है, तभी अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अकाउंट रिसीवेबल जो बढ़ा है, अब आप इनका डिफरेंस ले लें, मुझे इस वक्त नहीं समझ में आ रहा है कि कितना डिफरेंस होगा। ये तकरीबन होगा 29, 30, 5,000। ठीक है, मुझे तो लग रहा है 29 से 30, 31, 32, 33, 34, हाँ जी $5,000 मुझे लग रहा है कि वो डिफरेंस आ रहा है। तो $5,000 की कुछ सर्विसेज उसने दी हैं कि जिसके अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी तरह अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस देखें, 1200 थी, अब कितनी रह गई 600। तो गोया कि वो इस महीने की 600 जो है, 1200 में 600 गए, बाकी कितने बचे 600। तो 600 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब यह है कि पहले 1200 थी, अब अनएक्सपायर्ड को उसने कम कर दिया है, कम करके 600 लिख दिया है, तो 600 कम होगा इसमें। सॉरी, तो इसका मतलब यह है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर उसमें से $600 हो गए, यानी वो 31 दिसंबर के अंदर $600 को 31 दिसंबर के महीने में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का जो $600 का बैलेंस है उसको एक्सपायर कर दिया गया है, यानी उसको एक्सपेंस बना दिया गया है। और बेसिकली अनएक्सपायर्ड का बैलेंस कितना होता है डेबिट, तो वो 600 से क्रेडिट हुई है, तभी तो यहाँ पर बाकी 600 बैलेंस आया है डेबिट का। बात समझ में आई। जैसे अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे थे 29,120 डेबिट, इसमें 5,000 अगर आप, चलो मैं ये कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, 29,120 जमा 5,000, 34,120। तो इसका मतलब यह है कि 29,120 का जो डेबिट बैलेंस है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल मजीद डेबिट हुए हैं 5,000 से, तो नया बैलेंस आ गया 34,120। ठीक है, इसी तरह अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पहले डेबिट थी 1200, अब क्रेडिट हुई है 600 से, तो इसका बैलेंस जो है वो बाकी माइनस होके 1200 में से 600 माइनस होके बैलेंस कितना आ गया डेबिट का 600। ठीक है, तो ये आप अपने साथ साथ लिखते रहिएगा कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली रेवेन्यू के अगेंस्ट ही हो रहा होगा। अच्छा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या हो रही है, वो क्रेडिट हो रही है। अच्छा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जब 600 से कम कर रहे हैं तो जाहिर बात है एक्सपेंस बना रहे हैं ना बेसिकली हम 600 का, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हो गया होगा 600 से डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस पहले कितना था 6600, अब कितना हो गया 7200, तो कितना इंक्रीज आया 600 का। तो देखें बेसिकली इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 600 से और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 600 से। तो अब आप देखें कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को आप क्रेडिट करें 600 से, तो बाकी 600 बच गया। ठीक है, और इंश्योरेंस एक्सपेंस वैसे ही डेबिट था, तो उसमें मजीद 600 ऐड हुआ तो 7200 हो गया। तो इस तरह आपने इनको पहचाना है। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, बढ़ा है 5,000 से। तो देखें यहाँ हम ढूंढते हैं कोई रेवेन्यू है, यहाँ पे कोई रेवेन्यू दिया हुआ है। देखें अनअर्न्ड रेवेन्यू नहीं, ये तो अनअर्न्ड रेवेन्यू तो लायबिलिटी होता है। और देखते हैं कि कोई रेवेन्यू होगा यहाँ पर। एक्सपेंस 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 रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा पेबल 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 रेवेन्यू कैपिटल स्टॉक रिटेन अर्निंग्स।
में कोई चेंज नहीं आई। फ़ी अर्न देखें, फ़ी अर्न, तो जो फीस अर्न हुई है तो इसमें ये जो फीस इसकी अर्न हुई है ये रेवेन्यू होता है 91,530 और माइनस 99,530, तो देखें 8,000 आए। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये 8,000 जो उसको फ़ी रिटर्न हुई है उसमें से कुछ क्रेडिट पे हुई हो, ठीक है, और कुछ जो है वो उसको फ़ी अर्न हुई हो, फ़ी अर्न हुई है इसकी 8,000, तो 5,000 अकाउंट रिसीवेबल ये वाला हो गया, और 3,000 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे अभी आगे हम जब देखेंगे तरतीब से तो हमें पता चल जाएगा किस और वजह से हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गई। देखें ऑफिस सप्लाईज़ की ऑब्वियसली साफ आपको पता चल रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री ऑफिस सप्लाईज़ की पास हुई है। पहले 680 थी, अब कितनी रह गई 380, तो 680 मतलब है कि $300 की जो है वो यूज़ हुई हैं ऑफिस सप्लाईज़, ठीक है। इक्विपमेंट में कोई चेंजेस नहीं आई, अकाउंट डेप्रिसिएशन में डेफिनेटली आई होगी। देखें $1,000 जो है वो उसमें इजाफा हो गया अकाउंट डेप्रिसिएशन का, मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस $1,000 चार्ज हुआ है, एक ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई। तो इस तरह आप काउंट करते जाएँ तो वो आपके सामने आ जाएगी। इंटरेस्ट भी देख लें, $50 का मज़ीद इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इजाफा हो गया, पहले भी क्रेडिट था मज़ीद क्रेडिट हो गया तो $50 इजाफा हो गया पेएबल। लायबिलिटी बढ़ गई तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। देखें यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, देखें पर 200 और 250 हो गया, ठीक है। तो लिहाजा ये इस तरह एडजस्टिंग एंट्रीज आपने मालूम कर दी हैं। इफेक्ट ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है, वो बता रहा है 4 किस्म की हैं, तो आपने बताना है कि हर एक के ऊपर इनकम रेवेन्यू के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई भी थी कि जो आखिरी में कि इस तरह का टेबल बना हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि चारों एडजस्टिंग एंट्रीज से इन तमाम अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये मैंने आपको पढ़ाया है, मटेरियलिटी भी पढ़ाया हुआ है, रियलाइजेशन भी पढ़ाया है, मैचिंग भी पढ़ाया हुआ है, कॉस्ट और ऑब्जेक्टिविटी नहीं पढ़ाया है, बेशक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए प्रॉब्लम सेट ए के ऊपर, प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, इसको रहने दीजिएगा। अब देखें ये जो 4.1a है प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्री, इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे एक कंपनी है उसका सारा बताया हुआ है, उसके बाद उसकी पहले यहाँ पर सारी दी हुई हैं चीज़ें, 12 मंथ लोन लिया वगैरह वगैरह, ये साथ अनअर्न्ड अकाउंट, उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने हर पैराग्राफ की, यानी 1 से लेकर 8 पैराग्राफ जो दिए हुए हैं उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अगर किसी भी एंट्री की एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती किसी भी पैराग्राफ की, तो आपने बतानी है कि क्यों नहीं बनती, एक्सप्लेन वाई। अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, चूज दीज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री प्रिपेयर्ड। चलें इसको छोड़ दीजिएगा बी को, ठीक है। चलें सिर्फ ए करना है आपने, इसका ए, बी और सी छोड़ दें। प्रिपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, चलें वो भी बिल्कुल ये वाला सवाल है, इसमें 9 दिए में। देखें डिस्ट्रक्शन पे आ जाएँ, हर पैराग्राफ की एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है। इसका बी छोड़ दीजिएगा, सी कर लीजिएगा अलबत्ता, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इंटर करंट, हाँ जी ये आपने बताना है, डी भी करना है, और इसका इंप्रूव द बुक वैल्यू ऑफ द कैंप ग्राउंड बिल्डिंग टू बी बिल्ड, जी बिल्कुल ये भी आपने करना है। ई, और ये ई किससे ताल्लुक़ रखता है, पैराग्राफ 3, ये जो ऊपर दिया है ना पैराग्राफ 3, इससे ताल्लुक़ रखता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए 4.3a। 4.3a जो है उसमें इस तरह आपको एक छोटा सा वो दे दिया है, अकाउंट्स दे दिए हैं, अदर इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऑन सेक्शन क्या दी हुई है, डिटरमाइन द फॉलोइंग। एयरप्लेन की आपने एज मालूम करनी है इन मंथ्स। एडजस्टिंग एंट्रीज मेड ऑन जून 30 इन्वॉल्व द फॉलोइंग अकाउंट्स, ये आपने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सवाल आ गया आपने एडजस्टिंग एंट्रीज ट्रायल बैलेंस से, वही जैसे अभी हमने की हैं, ट्रायल बैलेंस से अपना एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे मालूम करनी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के जितने भी हम करते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के, क्योंकि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ऊंचे लेवल के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही वाला सवाल कि उसने उसकी ट्रायल बैलेंस दे दिया, उसके पैराग्राफ्स दे दिए, 9 पैराग्राफ्स हैं, और उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी और बता दिया कि आपने कैसे कैसे एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है। इसी तरह ये भी वही सवाल है, ट्रायल बैलेंस, पैराग्राफ्स और उसकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 6.5 प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज एंड डिटरमाइन अकाउंट बैलेंसेस, वो कह रहा है कि इसके आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है और अकाउंट के बैलेंसेस निकालने हैं। ये अकाउंट के बैलेंसेस ये वाले दिए हैं, ठीक है। ये आपके कंप्रिहेंसिव डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम जो है ना शुरू का पहला उससे मिलता जुलता सवाल है ये वाला।
अच्छा, उसके बाद 4.7 ए है एंट्रीज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं, उसमें वही आपको डाटा दिया हुआ है, पैराग्राफ्स दिए हुए हैं और सिंपल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने मालूम करनी है। और ये देखें, ये वाला सवाल भी है आखिर में, वो आपने बताना है कि बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कोई इफेक्ट नहीं है तो एन ई लिख देना है, नो इफेक्ट। ठीक है, और ये सवाल बिल्कुल इसी तरह आपने बताना है कि पढ़ के कि किसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस एरर्स। ये एरर्स बता रहा है कि रिकॉर्ड डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड को एक्सपेंस कर देंगे तो किस किस के ऊपर क्या क्या एक्सपेंस जाएगा। अगर ओवर स्टेट हो जाएगा, ये पहले छोड़ दें 4 ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये 4.A जो है वो छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, 4.1B के भी वही सवाल आते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि कंपनीज डिफरेंट होती हैं, डाटा डिफरेंट होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेथडोलॉजी है वो सेम होती है सवालों की। ठीक है, वही सवाल होंगे बिल्कुल उसी तरह का, देख लें। तो आपने ये वाले तमाम सवाल इसके भी इसी तरह करने हैं, ठीक है। और इसके आखिर में दिया हुआ होता है वैसे एक कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम, वो मैं देखता हूँ अगर हुआ तो वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग आगे चलते हैं। केस, अच्छा केसेस दिए हुए होते हैं, एक्चुअल कंपनीज का डाटा उसने उठा के दिया हुआ होता है। क्रिटिकल थिंकिंग केसेस में नहीं, बस ठीक है, ये फिर केस अगर हमारी लाइव क्लास हुई तो मैं खुद करवाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। ठीक है जी, तो ये सब कुछ आपने तैयार इसके वो करना है, क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई भी मसला हो कुछ हो तो आपने अपने बात करनी है उनसे क्लास के CRGR से, और मेरे टाइम सेट करके हमें बताएं, हम लाइव सेशन लेंगे और उसमें आप लोग अपने प्रॉब्लम डिस्कस कीजिएगा और मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक हो जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।